अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हमने नाइन्थ क्लास की न्यू बुक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैथ एंड वेट के अंदर डिफरेंस क्या है। वो हम एक अलग नोट्स है वहां से करते हैं। यहाँ से जो हमने करना है इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली डिस्क्राइब ये किया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट। ठीक है, जो कि हम नोट से कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पे अंडरलाइन करें व्हाट डू यू नो अबाउट वेटिंग। तो क्वेश्चन इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द The mass of an object is found by comparing it with unknown standard mass। यानी कि अगर आपने किसी भी mass of an object find out करना है, वो आपने कैसे करना है, इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? with the known standard mass। ऐसे mass से कंपेयर करना है जिसका mass आपको पहले से पता हो। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेटिंग। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है? वेटिंग। डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट हमने करना है। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मैथ की डेफिनेशन की तरफ। मैथ इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। मैथ क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट किस चीज से मिलकर बनी हुई है वो उसका मैथ होता है। जितनी वो क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि जितनी वो चीज से मिलकर बनी है। जबकि वेट क्या होता है हमारे पास? वेट इज द फोर्स। एक्चुअली वेट हमारे पास एक फोर्स होता है विद विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, जिसके जरिए अर्थ जो है उस चीज को अपनी तरफ खींचता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M एंड G। ठीक है, यहाँ पे देखिए W फोर्स होती है और ये किसके इक्वल होती है? मैथ एंड वेट, मैथ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? वो वाली फोर्स जिसके जरिए जो अर्थ है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। वेरिएशन मैथ रिमेन सेम एवरीवेयर। मैथ हमेशा सेम रहता है, चाहे आप पहाड़ों पे चले जाएं, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, आपका जो मैथ है वो सेम रहेगा किसी भी चीज का। बट वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। अब ये हमारे पास जो वेट है वो हर जगह पे सेम नहीं रहता। क्यों सेम नहीं रहता? क्योंकि ये असल में अर्थ की अट्रैक्शन होती है। अगर तो भी हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू M एंड G। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली वेट भी ज्यादा होगा क्योंकि ये हमारे पास G और W का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट। इट इज मयर्ड इन किलोग्राम। इसको हम किसके अंदर मयर करते हैं? किलोग्राम में मयर करते हैं। जबकि वेट एक फोर्स है, हमने शुरू में पढ़ा था वेट इज द फोर्स। तो ये हमारे पास किस चीज में मयर होता है? न्यूटन के अंदर हम इसको मयर कर सकते हैं। किस तरह की क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। जिसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू होती है जिसकी, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ओके, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। दो क्वांटिटीज होती है, स्केलर एंड वेक्टर। बेटा स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है। अब देखिए वेट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? जिसका हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब देखें कोई भी चीज है हमारे पास, मैं कहती हूँ ये मेरे पास एक स्टोन है। इस स्टोन का वेट क्या है? असल में आपको पता होगा अगर आप स्टोन रखो तो वो डाउनवर्ड एक्ट करता है इस तरफ। ठीक है, यानी कि मैं कहती हूँ कि ये हमारा जो वेट है इसका वो असल में नीचे की तरफ अर्थ हमें अर्थ खींच रही होती है ना वेट को। तो हमने ऊपर पढ़ा है फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट, और अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। अगर ये मेरा ग्राउंड है तो अर्थ ने हमेशा उसकी तरफ ही खींचना है। तो इसका मतलब देखें इसकी एक डायरेक्शन भी है कि वो किस तरफ को खींच रहा है, एक डायरेक्शन भी है और किसी ना किसी वैल्यू से भी तो वो खींच रहा होगा ना अर्थ की तरफ, किसी ना किसी फोर्स से भी तो खींच रहा होगा। तो वो उसकी क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक मैग्नीट्यूड भी होती है और एक डायरेक्शन भी होती है। कैन इट बी जीरो? क्या ये कभी जीरो हो सकती है? मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। जाहिर है अगर एक मैटर बना हुआ है, अगर कोई चीज बनी है तो वो किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी हुई है ना। दैट्स मीन उसका कभी भी मैथ जीरो नहीं हो सकता। क्यों मैथ जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। वो मैटर से तो मिलकर बन। अगर हम वेट की बात करें, वेट कैन बिकम जीरो। वेट जीरो हो सकता है। वेट जीरो कब हो सकता है? एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ में जीरो हो सकता है। और
इन स्पेस, और स्पेस में भी जीरो हो सकता है। अब स्पेस में कैसे जीरो हो सकता है और सेंटर ऑफ अर्थ में? अगर मैं स्पेस की आपको एग्जांपल देके बताऊं, हमने फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं, W इज इक्वल टू M एंड G, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम स्पेस में जाएंगे, आपको पता है स्पेस में जब हम जाते हैं तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हवा में उड़ते फिर रहे होते हैं अपनी स्पेसशिप के अंदर भी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो वाली फोर्स होती है जिसके जरिए जो अर्थ है हमें अपने अपने अपनी तरफ खींचे। जैसे हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है, हम चाहे कितनी भी ऊंचाई से छलांग मार ले, हमें आना अर्थ के पास ही है, ठीक है। जैसे एप्पल गिरा था न्यूटन का, वो आया अर्थ पे, ठीक है। तो अगर हम स्पेस में चले जाते हैं तो इसका मतलब है ये जो ग्रेविटेशनल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जब आप जीरो को उसके मैथ से, किसी भी चीज के मैथ से आप उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आपको पता है। अगर आप यहाँ पर 5 हो, 5 को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि आंसर आपका क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है जब आप स्पेस में चले जाएं या आप सेंटर ऑफ अर्थ में चले जाएं, सेंटर ऑफ अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है, भी फार्मूले से हमने देखा है, तो उसका वेट भी जीरो हो जाएगा। अब इसका सिंबल क्या है? मास इज डोनेटेड बाय m। इसको हम किस चीज से सिंबल करते हैं? m, स्मॉल m से। बट वेट इज डिनोटेड बाय w, स्मॉल w से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन टू ग्रेविटी, वही ग्रेविटी से इसका क्या रिलेशन है? मैथ का हमने पढ़ा है, मैथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। मैथ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम। एंड वेट की बात करें, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू M एंड G। मैथ एंड वेट का हमने ऊपर से डिफरेंस कर लिया नोट से। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें पहले। डिस्क्राइब द मेथड फॉर मेजरिंग मास विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। यानी कि आपने मैथ मेजर करना है, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना फिजिकल बैलेंस, आपने मैथ मेजर करना है किसी भी चीज का विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। तो बताएं प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, ठीक है। आंसर हम स्टार्ट करते हैं इसका यहां से। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज गिवन बिलो, ठीक है। यहां से हम आंसर स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट तक इसका आंसर है। डायग्राम, आपकी बुक के अंदर कुछ पार्ट्स नहीं बने हुए तो आप डायग्राम ये साथ में जो मैंने बनाई है आप ये भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, लेवल बेस ऑफ बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। आपने क्या करना है? लेवलिंग स्क्रू की मदद से आपने बैलेंस की, यानी कि फिजिकल बैलेंस की बेस को सीधा करना है। अब ये लेवल बेस क्या होती है? ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये वाली, ये जो मैं कलर कर रही हूँ अभी इसमें, ये असल में क्या होती है? हमारी लेवल बेस, ठीक है, लेवल बेस। अब ये लेवल बेस है हमारी किस चीज की? स्क्रू गेज की। उन्होंने कहा है ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ ये मतलब सीधी नहीं होगी, बेस ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं होगी, अगर थोड़ी सी टेढ़ी भी है, कुछ टेढ़ी है, तो उसको आपने सीधा करना है। अब सीधा कैसे करना है? बाय यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू की मदद से आपने इसको सीधा करना है। अपनी डायग्राम में देखें, ये जो आपको नीचे स्क्रूज नजर आ रहे हैं, ये असल में कौन से स्क्रू है? लेवलिंग स्क्रू। आपने लेवलिंग स्क्रू की मदद से क्या करना है? इसको सीधा करना है। कब तक सीधा करना है? अंटिल द पंप लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क। उस वक्त तक सीधा करना है जब तक कि ये जो पंप लाइन है आपकी, पंप लाइन एक स्प्रिंग होती है जिसके साथ कुछ मेटल का बॉब वगैरह लटकाया होता है। वो कह रहे हैं कि ये उस वक्त तक आपने सीधा करना है कि ये मार्क पॉइंट के ऊपर, यानी कि हमने निशानी रखी होती है कि वहां तक बिल्कुल एग्जैक्टली अबव उसके ना आ जाए, तब तक आपने उसको इस स्क्रूज को आपने टाइट या लूज करते रहना है और इसको सीधा करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टर्न द नोब। नोब कहां पर है? अब उन्होंने कहा है नोब को टर्न करें। क्यों टर्न करना है? सो डैट द पैन ऑफ बैलेंस आर राइज अप। अब ये जो पैन हैं ये असल में पहले नीचे लगे हुए थे, ऐसे ना, यहाँ पर ये बेस के साथ नीचे लगे हुए थे। अब हमने इसको क्या करना है? हमने जाहिर है हमने करना है वजन करना है, ठीक है। तो हमने इस पैन को पहले तो नीचे से, जमीन से, ये जो हमारे पास बेस है इससे थोड़ा ऊपर को उठाना है, ठीक है। ये देखो अब इसके दरमियान में फासला है, हमने इसको असल में ऊपर उठाया है। अब हम इसको ऊपर कैसे उठाएंगे? वो कह रहे हैं टर्न द नोब। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये है हमारे पास नोब। अब उन्होंने कहा इस नोब को आपने टर्न करना है। इस टर्न करने से क्या होगा? आपके ये जो पैन है ये असल में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ओके, इज द बीम
हॉरिजेंटल, आपने देखना है क्या हमारी बीम हॉरिजेंटल है। अब ये बीम क्या चीज है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये सारी ये असल में क्या है हमारे पास, बीम। आपने क्या देखना है, आपने देखना है क्या हमारी बीम हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मीन सीधी है। पॉइंटर एट द सेंटर ऑफ स्केल, क्या ये पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है आपका, क्या ये बिल्कुल सेंटर में है। असल में सेंटर में जीरो होता है, तो हमें पता चल जाता है अगर वो सेंटर में होगा, अगर तो हमारी जो ये बीम, ये जो हमारे पास है पॉइंटर है, अगर वो बिल्कुल सीधा होगा, पॉइंटर एट द सेंटर होगा, तो जीरो पे मार्क लगा हुआ होगा। अगर तो हमारा पॉइंटर जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो हमारी वैल्यू 1 आ रही होगी, 2 आ रही होगी। अगर तो जीरो पे है तो मीन्स उसे बिल्कुल सिंपल है। दो बातें चेक करने के लिए कहा है उन्होंने कहा है आपने देखना बीम सीधी है, ये बीम सीधी है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि पॉइंटर को देखना है आपने, ये वाले पॉइंटर को आपने देखना है क्या वो बिल्कुल सेंटर में है स्केल के। ये दो बातें उन्होंने कही हैं कि आपने ये दो बातें चेक कर लेनी है। अब वो चेक अगर तो नहीं है, मैं कहती हूँ अगर मेरी बीम भी सीधी नहीं है और मेरा जी पॉइंटर भी जीरो पे नहीं है, तो मैं क्या करूँ। इफ नोट, अगर नहीं है, टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू। अब एक और स्क्रूज के बारे में बता रहे हैं, बैलेंसिंग स्क्रूज के बारे में बता रहे हैं। डायग्राम से देखते हैं ये बैलेंसिंग स्क्रू कहाँ पर है। ये यहाँ पर जो स्क्रूज लगे होते हैं वो कौन से स्क्रूज हैं, बैलेंसिंग स्क्रूज। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने इन बैलेंसिंग स्क्रूज को टर्न करना है, यानी कि घुमाना है, उस वक्त तक घुमाना है ऑन द बीम सो दैट इट बिकम हॉरिजेंटल। उस वक्त तक उसको घुमाना है या लूज करना है, आपने इसको खुद सेट करना है, उस वक्त तक करना है जब तक कि ये जो हमारी बीम है ये बिल्कुल सीधी ना हो जाए। आपने स्क्रूज के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन था हमारा यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू, नोब, ठीक है। लेवलिंग स्क्रू से क्या हुआ था, हमारी बीम सीधी हुई थी। नोब से क्या हुआ था, हमारे पैन अपवर्ड मूव कर गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारी बीमिंग स्क्रू, बीम स्क्रू यानी कि बैलेंसिंग स्क्रू भी कहते हैं इसको, बीमिंग स्क्रू भी कहते हैं। इस बैलेंसिंग स्क्रू से क्या हुआ था, हमारी जो बीम है वो सीधी हो गई थी, इसे बीमिंग स्क्रू कहते हैं क्योंकि ये बीम को सीधा कर रहा था असल में। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड ऑन द लेफ्ट पैन। आपने जो चीज वेट करनी है, जिस चीज का वेट करना है, उसको आपने कौन से पैन में रखना है, ये बात याद रखनी है, लेफ्ट पैन में रखना है। मैं कहती हूँ मुझे एक बॉल का, ये मेरे पास बॉल है फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बॉल का वेट करना है और मैंने इसको किस में रख दिया, लेफ्ट पैन में। देखिए मैंने लेफ्ट पैन में रखा है इसे। प्लेस द नॉन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग 4 स्टेप। आपने जो भी वेट है, जैसे कि हमारे पास पता है 1 kg का स्टोन होता है, 2 kg का स्टोन होता है, वो आपने वेट बॉक्स से लेना है। वो वाला बॉक्स, वेट बॉक्स असल में वो वाला बॉक्स होता है जिसमें आपने सारे वेट्स रखे हुए हैं। उस वेट से आपने कोई नॉन वेट लेना है, यानी कि वो वाला वेट लेना है जो आपको पता हो, ठीक है। वेट लिया, उसके ऊपर लिखा होता है 1 kg या 2 kg है, तो वो आपने किधर रख देना है, वो कह रहे हैं आपने वो यहाँ पर रख देना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये मैं यहाँ पर रख दिया। अभी तक जो जो चीजें हमने की उसको जरा रिवाइज करते हैं। लेवलिंग स्क्रू से हमने इसको अपनी बीम को स्ट्रेट किया। नोब से हमने क्या किया, इसको अपवर्ड राइज किया, ओके। ये बीमिंग स्क्रू से हमने क्या किया, अपनी बीम को सीधा किया और हमने इस पॉइंटर को बिल्कुल सीधा नीचे लेकर आए जीरो के ऊपर। अब उसके बाद हमने क्या किया था, लेफ्ट पैन में हमने जो चीज मैयर करनी है वो रखी और जो राइट पैन में हमने रखा वेट बॉक्स से कोई भी वेट जिसका वेट हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब जब आप ये चीजें रखोगे, आप लोगों ने वो तराजू वगैरह में देखा होगा सब्जी वाले के पास भी, कि जब वो चीजें रखता है तो एक तरफ भारी हो जाता है, एक तरफ कम भारी होता है, यानी कि पैंस जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब वो पैंस ऊपर नीचे होंगे बेटा, तो क्या होगा, जब पैंस ऊपर नीचे होंगे, आपने पढ़ा, आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये पंप लाइन जीरो पर होती है, ठीक है। जब ये ऊपर नीचे होंगे, जब ये थोड़ा सा, मैं कहती हूँ थोड़ा सा नीचे होगा, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, तो जाहिर है ये पंप लाइन भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं कहती हूँ मेरी पंप लाइन 1 पे आ गई है जी। पहले जब ये दोनों के दोनों बैलेंस होते हैं, यानी कि इधर और इधर, ये दोनों पैंस जब ऐसे बैलेंस होते हैं, सिर्फ तब ही पंप लाइन जीरो पर होती है, ठीक है। जैसे ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, पंप लाइन भी ऊपर नीचे इधर उधर हो जाती है, यानी कि 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, कहीं पे भी आ गई। जब ये ऊपर नीचे हो जाती है, पंप लाइन 2 या 3 वगैरह वैल्यूज देना स्टार्ट कर देती है, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि हमारा जो है पैन वगैरह अब बैलेंस में नहीं है, यानी कि बैलेंस में नहीं है। अब ये कह क्या रहे हैं, एडजस्ट द वेट। आपने वेट को एडजस्ट करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है सो डेट द पॉइंटर रिमेन ऑन जीरो। उस तरीके से एडजस्ट करना है कि जी अब पॉइंटर जो है हमारा जीरो पर ही आ जाए दोबारा से। अब वो कैसे करेंगे हम, आपने देखा होगा सब्जी वालों को, वो थोड़ा सा थोड़ी सी सब्जी उठाते हैं,
छोटी सी डाल देते हैं कोई चीज, फिर उठाते हैं, ऐसे करके वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। असल में क्यों एडजस्ट कर रहे होते हैं? ताकि दोनों जो पैन्स हैं वो आपस में बराबर बराबर हो जाएं, ठीक है। जो ये ऊपर नीचे हो रहे थे वो आपस में बराबर हो जाएं, ये करने के लिए वो थोड़ी सी सब्जी डालते हैं, फिर कोई चीज निकाल लेंगे, एक मिर्च डाल दिए, दो मिर्च डाल दी, ऐसे करके वो क्या कर रहे होते हैं, आप उसे बैलेंस कर रहे होते हैं। या तो पॉइंटर 0 पे आ जाना चाहिए और ऑसिलेट इक्वली ऑन बोथ साइड ऑफ 0 ऑफ द स्केल। मैं कहती हूँ 0 के आसपास ऐसे 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 से, ये मेरा 0 है, और ये थोड़ी थोड़ी ऐसे करके वाइब्रेट होती जाए, ये ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट होती जाए तो भी सही है, मतलब 0 के आसपास ही थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होती जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप है हमारे पास, जब आपने दोनों को बैलेंस कर लिया, टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मैथ। ये जो असल में जब बराबर हो जाती है ना दोनों चीजें, जैसे कि मैं कहती हूँ मैंने यहाँ पर 1 kg का बोन रखा था और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सारा मैंगो रख दिया था। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है ये जो 1 kg था असल में अब ये भी क्या है, 1 kg ही है। 1 kg होगा तभी तो दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है। द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड mass इज द मेजर ऑफ mass ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन। जो स्टैंडर्ड मैथ था हमारे पास ये वाला, वो असल में अब इक्वल क्या हो गया, इज द मेजर ऑफ मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। स्टॉप वॉच की आप डेफिनेशन करेंगे, यहां पर आप डेफिनेशन की हेडिंग दे फर्स्ट, The duration of time of an event is measured by using stopwatch। stopwatch का यूज क्या है कि जो duration of time होती है वो जो गुजर रही है या लम्हे हैं जो आपके duration of time वो आप measure कर सकते हैं by using stopwatch। There are two types of stopwatch। Number 1 is mechanical stopwatch and number 2 is digital stopwatch। स्टार्ट करें मैकेनिकल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच में सबसे पहले हेडिंग दें आप नीडल्स की, यहां से स्टार्ट होगा नीडल्स। इट कंटेन्स 2 नीडल्स। मैकेनिकल स्टॉपवॉच में कितनी नीडल्स होती हैं, 2 नीडल्स होती हैं, 1 फॉर सेकेंड एंड अदर फॉर मिनट, और दूसरी किस लिए यूज होती है, मिनट्स के लिए। ये आपकी हेडिंग है मैकेनिकल स्टॉपवॉच में, ओके। नेक्स्ट आप हेडिंग दें नंबर ऑफ डिवीजन, कितनी डिवीजन होते हैं, यानी कि ये जो आपके पास नजर आ रही है डिवीजन, ये कितनी होती है मैकेनिकल स्टॉपवॉच के अंदर, डिवीजन कितनी होती हैं। द डायल, डायल क्या होता है, ये जो आपके पास हाथ में नजर आ रहा है। द डायल इज डिवाइडेड यूजली इनटू 30 बिग डिवीजन। 30 बिग डिवीजन के अंदर डिवाइड होती हैं। ये आप यहाँ पर अपने डायग्राम में देख भी सकते होंगे, ये 30 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 30 डिवीजन के अंदर ये बिग डिवीजन के अंदर डिवाइड होती है। एंड each division and each being further divided into 10 small division। और हर डिवीजन किस चीज के अंदर डिवाइड होती है, 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड हुई हुई। each small division represent 1/10 of second। और हर डिवीजन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, 1/10। क्यों 1/10 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो आपके पास एक यहां से लेकर यहां तक एक डिवीजन बन रही है, ठीक है। अब इसके दरमियान में अभी आपने पढ़ा कितनी लाइंस होंगी, 10 लाइंस होंगी, हमें पता नहीं कितनी बना दी है, 10 लाइंस होंगी, तो यानी कि 1 पार्ट के 10 डिवीजन, ठीक है, 1/10 ऑफ सेकेंड, ओके, 1/10 ऑफ सेकेंड। अब ये 1/10 ऑफ सेकेंड असल में बता क्या रहे हैं, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे लीस्ट काउंट की, यहाँ पर हेडिंग दो आगे लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच। 1/10 10 को काट दें, 1/10 of second is the least count of mechanical stopwatch। मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या है, 1/10। बेटा 1/10 असल में क्या होता है, यहाँ पे लिख भी लें आप लोग, 1/10 असल में क्या होता है, 1/10 की बात हो रही है, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड असल में अगर आप इसको डिवाइड करें, 1/10 सेकेंड को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, 0.1 सेकेंड, यानी कि आपसे 1/10 सेकेंड इसका लीस्ट काउंट है मैकेनिकल स्टॉपवॉच का। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आंसर में आ जाता है आपके पास 0.1 सेकेंड। तो आपको एमसीक्यूज में 1/10 सेकेंड भी आ सकता है और 0.1 सेकेंड भी आ सकता है, जो कि है हमारे पास लीस्ट काउंट किसका, मैकेनिकल स्टॉपवॉच। मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट बाय यूजिंग स्टॉपवॉच। while using a knob present on the top of device is pressed। आपको यहाँ पर एक नोब नजर आ रहा है, जब आपने इसको यूज करना स्टार्ट करना है ना, तो आपने क्या करना है, इस नोब को प्रेस कर देना है।
जैसे ही आप इस नोब को प्रेस करोगे ना, नीडल्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, पढ़ते हैं आगे। दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ वॉच। जैसे ही आप नोब को प्रेस करोगे वो नीडल्स क्या हो जाएंगी, चलना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड द सेम नोब इज अगेन प्रेस टू स्टॉप इट। और जब आपने इस को रोकना है, ठीक है, जैसे कि एक बच्चा जैसे ही भागना स्टार्ट करे, मैं कहती हूँ मैंने गेम करवाई है और उसने बच्चे ने भागना है, रेस है। अब वो बच्चा जैसे ही भागना स्टार्ट करेगा, मैंने फौरन से इस नोब को प्रेस कर दिया है, अब मेरी वॉच जो है चलना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही बच्चा फिनिश लाइन के पास आया, मैंने फौरन से इस नोब को दोबारा से प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने फौरन से नोब को प्रेस किया, तो अब क्या हो जाएगी, मेरी घड़ी जो है वो रुक जाएगी। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग, अब मैंने रीडिंग को नोट करना है, यानी कि कितनी लाइंस गुजरी है, कितना वक्त गुजरा है, उसको मैंने रीड करना है, उसको मैंने इस डायल से देखना है। एंड द नेम, अब उसको मैंने देख लिया, जब जितनी रीडिंग्स गुजरी हैं उसको मैंने देख लिया और वो मेरी रीडिंग हो गई। अब जाहिर है मेरी जो नीडल्स हैं वो तो अब जीरो पे नहीं ना रही। अब मेरे अगले बच्चे को भी तो देखना है ना, अगले बच्चे की रेस भी तो होगी ना, अगले बच्चे की भी मैंने रेस देखनी है कि वो कितने टाइम में पार करता है डिस्टेंस। तो अब मैं इस नीडल्स को दोबारा से जीरो पे कैसे लेकर आऊं, तो उसके लिए भी है द सेम नोब इज प्रेस्ड अगेन टू ब्रिंग बैक द नीडल्स टू द जीरो पोजीशन। अगर आपने दोबारा से उन नीडल्स को दोबारा से जीरो पोजीशन पे लेकर जाना है, तो आपने क्या करना है, उस नोब को दोबारा से प्रेस कर देना है। यानी कि आपने एक बात याद रखनी है, आपने जब फर्स्ट पर जब आपने नो प्रेस करना है तो वॉच ने चलना स्टार्ट हो जाना है। सेकंड पर जब आपने वॉच को प्रेस करना है, नोब को प्रेस करना है, तो नीडल्स ने रुक जाना है और आपने रीडिंग ले लेनी है। ओके, अब आपने दोबारा से जीरो पर लेकर जाना है उस नीडल्स को, तो आपने थर्ड टाइम नोब को प्रेस करना है, तो वो जो नीडल्स हैं वो दोबारा से जीरो पर आ जाएंगी। डिजिटल स्टॉप वॉच। नाउ अ डे digital or electronic stopwatch are also available which can measure 100 part of second। अब यहाँ पर मैकेनिकल स्टॉपवॉच में क्या होता था कि हमें खुद देखना पड़ता था कि रीडिंग कितनी आई है, ठीक है, हम काउंटिंग में मिस्टेक भी तो कर सकते थे ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच आ गई है जो कि और भी ज्यादा अच्छे से वैल्यू को नोट डाउन कर सकती है। डिजिटल स्टॉपवॉच का कितना है, 100 पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी कि 100 पार्ट में कैसे लिख सकती हूँ, 1/100 पार्ट ऑफ सेकेंड। अब इसका लीस्ट काउंट अगर मैं पॉइंट में निकालूं तो कैसे आएगा, 0.01 सेकेंड। आपको दोनों पता होने चाहिए कि 1/100 सेकेंड भी वही बात है और 0.01 सेकेंड भी सेम वही बात है, और दोनों ही लीस्ट काउंट है किसके, डिजिटल स्टॉप वॉच की या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अब हमने पढ़ा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपने वॉल्यूम मेजर करना है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने बताया है वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है फिगर 1.12 में। इसका यूज, ये डेफिनेशन की हेडिंग दें, इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड। ऐसे ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या ऐसे सॉलिड जो कि डिसॉल्वेबल हो रहे होते हैं, नॉन डिसॉल्वेबल होते हैं, उनका भी फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद आप हेडिंग दे दें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन ये किस चीज से मिलकर बना है, हमने अब ये पढ़ना है कि किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसकी मार्किंग किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो इट इज द सिलेंडर मेड अप ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अब यहाँ पर आपको पता है ये हमने मेजरिंग सिलेंडर है, हमने आंख की मदद से अंदर देखना होता है कि लिक्विड है कितना उसके अंदर। तो जाहिर है अगर तो ये शीशे का नहीं बना हुआ, अगर तो ये किसी ऐसे प्लास्टिक का, देख ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसा प्लास्टिक होता है जिसके आर पार हम देख सके। अगर तो ये किसी कलरफुल प्लास्टिक का बना हुआ है या ये शीशे का नहीं बना हुआ, मेटल का बना हुआ है, तो हम इसके अंदर कैसे देख सकेंगे कि भाई कितना लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर। तो इसका मतलब है हमने मेजरिंग सिलेंडर हमने यूज करना है जो कि ग्लास से बना हो ताकि हम उसके आर पार देख सकें, और दूसरा ऐसे प्लास्टिक से भी बना हो सकता है वो जिसके हम आर पार देख सकें। विद ए स्केल, और इसके ऊपर स्केल भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता तो चले पानी है कितना, पता तो चले कि लिक्विड हमने डाला है वो कितना है, लेकिन इसके ऊपर भी हमने मार्किंग लिखी हुई है, स्केल होना चाहिए। डिवाइडेड इन, अब स्केल आपको पता है काफी ज्यादा वो होते हैं, मार्किंग होती है, मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, तो इसके ऊपर कौन सा वैल्यू होनी चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर,
ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए या मिलीलीटर की इसके ऊपर रीडिंग होनी चाहिए। या तो क्यूबिक सेंटीमीटर की रीडिंग होनी चाहिए या इसके ऊपर मिलीलीटर की रीडिंग होनी चाहिए। या आपके एमसीक्यूज है कि जिस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर का स्केल जो है वो कौन सी मार्किंग में होता है, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है या मिलीलीटर में होता है। ये आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर सारा लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मेथड ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट, मेथड ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट बाय यूजिंग measuring cylinder. The level of liquid in the cylinder is marked to find the volume. अब जितना लेवल है लिक्विड का उससे हमें पता चलता है जी वॉल्यूम क्या है लिक्विड का, ये बात बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम, अब आपने लिक्विड डाला, मैं कहती हूँ मैंने ये वाला इसी की एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने ये लिक्विड डाला है, अब मैंने देखना है कि उन्होंने ये पहली लाइन में क्या कहा है, द लेवल ऑफ लिक्विड, यानी कि जहां तक वो है वही असल में उसका क्या है, वही मार्किंग जो है उसकी क्या है कि वो उसके वॉल्यूम कितना है। अब मेरा रीड कैसे करना है इसको, इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम करेक्टली, अगर आपने वॉल्यूम को करेक्टली रीड आउट करना है, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, उसको किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे रखें, ऐसी सरफेस पे मत रखें कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, ओके, ऐसी सरफेस पे रखें कि वो बिल्कुल सीधा हो। एंड द आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद द मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस। अब आपने क्या करना है, अच्छा मिनिस्कस क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है उसको भी पहले रीड कर लेते हैं। मिनिस्कस क्या होता है, मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस, यानी कि ये जो टॉप लेवल है वाटर सरफेस की या किसी भी लिक्विड की, असल में क्या होता है उसका मिनिस्कस होता है। ओके, जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये वाली सरफेस जो है उसकी क्या होगी, मिनिस्कस, टॉप लेवल। ओके, टॉप लेवल क्या होता है उसका, मिनिस्कस होता है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपने जब मेजर करना है तो आपने क्या देखना है, इसको पहले तो आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है। एंड द आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस, आपने ये जो मिनिस्कस का सरफेस है उसके बिल्कुल सामने अपनी आई को रखना है। आपने पहले भी पढ़ा था जब आप आई को रॉन्ग पोजीशन में रखते हो तो वहां पे कौन सा एरर आ जाता है, पैरालक्स एरर। ये आपने पढ़ा था, पैरालक्स एरर आ जाता है, तो पैरालक्स एरर नहीं आना चाहिए। आपने बिल्कुल मिनिस्कस के बिल्कुल सामने उसको अपनी आई की पोजीशन को रखना है। मेथड ऑफ वाटर वॉल्यूम्स मेजरमेंट बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि आपने वाटर की मेजरमेंट करनी है, वाटर की वॉल्यूम मेजरमेंट करनी है तो आपने कैसे करनी है, बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस। अब वो कह रहे हैं कि जब वाटर आप डालते हैं सिलेंडर के अंदर तो ये कनकेव डाउनवर्ड होता है। कनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या है बेटा, कनकेव डाउनवर्ड का मतलब ये है कि वो वाटर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इसका जो कर्व है वो थोड़ा डाउनवर्ड होता है, ये आपको दिख रहा है मैंने बनाया है, ये कर्व डाउनवर्ड होता है और इस सरफेस को हम क्या कह देते हैं, कनकेव सरफेस होती है। द रीडिंग इज, अब हम रीडिंग कैसे लेंगे, या तो हम इसकी रीडिंग लेंगे या कॉर्नर की रीडिंग लेंगे या नीचे वाली चीज की रीडिंग लेंगे। अब हम क्या करें, the reading is taken correspondingly to the bottom edge of the surface। आपने क्या करना है, bottom edge of the surface की वैल्यू लेनी है। bottom edge means, bottom edge के बारे में कह रहे हैं आपके पास ये वाटर है, ठीक है, कर्व डाउनवर्ड। अब आपने कॉर्नर की वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि आपने ऊपर भी पढ़ा था मिनिस्कस का अपर लेवल आपने लेना होता है। मिनिस्कस का जो लेवल है इस वक्त ये वाला लेवल है, डाउन लेवल है इसका, तो डाउन एज ऑफ द सरफेस पे आपने उसकी वैल्यू लेनी है वाटर को जब भी आप मेजर कर रहे होगे। इसी की तरह अगर आपको आ जाता है मरकरी, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मरकरी वॉल्यूम बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, मींस उसे जब आपने मरकरी को मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है तो आपने उसको कैसे मेजर करना है, यानी कि वो भी तो कुछ कर्व बनाता होगा ना, तो वो कैसे हम उसको मेजर करेंगे, उसको रीड आउट करते हैं। द मरकरी इज सिलेंडर कर्व अपवर्ड। अब ये उल्टा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर्व अपवर्ड कर रहा है, ठीक है, वाटर कर्व डाउनवर्ड था और ये अब कर्व अपवर्ड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कर्व अपवर्ड कर रहा है। एंड इट्स सरफेस इज कन्वेक्स, और इसकी सरफेस क्या है, कन्वेक्स होती है। अब हमने इसकी रीडिंग कैसे लेनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड द रीडिंग इज टेकन कॉरिस्पॉन्डली टू द टॉप एज,
टॉप एज से उसकी रीडिंग आपने यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू आएगी अपने यहाँ पे वैल्यू लेनी है, ठीक है। जैसे कि अगर ये मेरे पास मरीरिंग सिलेंडर है, आपने ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, ओके, ये वाली वैल्यू आपने नहीं लेनी। ये जो ऊपर आपने ऊपर वाला मिनिस्कस है आपका, क्योंकि आपने टॉप लेवल, मिनिस्कस का मतलब ये होता है टॉप लेवल, ठीक है, ऊपर वाला जो लेवल होता है आपने उसको ही लेना है। यहाँ पे आपने किसका लेना है, ऊपर वाले वैल्यू का लेना है, टॉप एज का। अगर मैं दोबारा से वाटर की बात करूं, वाटर कर्व डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, तो आपके मिनिस्कस कहां पर है, ये डाउनवर्ड था आपका मिनिस्कस, दैट्स व्हाई आपने नीचे की तरफ वैल्यू ली, ओके। आपका मरकरी के अंदर आपने याद रखना है मरकरी कर्व अपवर्ड, और आप अप टॉप एज से ही वैल्यू लेते हैं, और वाटर कर्व डाउनवर्ड, और आपने डाउन वाली की ही वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्यों यूज होता है, जबकि एक हमारे पास है, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था मीटर रूल था हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका लीस्ट काउंट बहुत कम था और उसमें बहुत ज्यादा पैरालक्स एरर वगैरह आने के चांसेस थे, तो इसलिए हमें मूव करना पड़ा था वर्नियर कैलिपर की तरफ। वर्नियर कैलिपर भी तो एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, तो हमें फिर माइक्रोमीटर से स्क्रू गेज की तरफ मूव क्यों करना पड़ा, हम उसी से भी तो वर्नियर कैलिपर से भी तो काम चला सकते थे ना, तो उसकी तरफ हमें मूव क्यों करना पड़ा, क्यों, क्योंकि देखें आपके पास जो है वर्नियर कैलिपर है वो ज्यादा बारीक चीजों को या ज्यादा जिनका डायमीटर छोटा होता है उसको सही तरह से एक्यूरेटली नहीं देख सकता था, जैसे कि शीट ऑफ मेटल, ठीक है, ये सारा कुछ कॉइन, जो एक कॉइन होता है उसकी डायमीटर, उन चीजों को वो नहीं कर सकता था सही तरीके से, एक्यूरेट नहीं कर सकता था, उसमें एरर्स आ रहे थे, यानी कि सबसे छोटी स्मॉल चीजों को वो नहीं कर रहा था, इसीलिए हम मूव कर गए थे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे। अब हमारे पास था वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक हमने पढ़ा मेजरिंग सिलेंडर, पिछले पेज पर आपके पेज नंबर है 17, पेज नंबर 17 पे आपने ये बात रीड की कि आपके पास है लेंथ डिस्प्लेस मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास, लेकिन अब आप एक बात रीड कर रहे हैं कि आपके पास है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड की हमें क्या जरूरत पड़ गई, जब हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर था, तो इसकी जरूरत नीड हमारे पास क्यों हुई। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है इफ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू मेजरिंग सिलेंडर, आपको पता है मेजरिंग सिलेंडर कुछ ऐसे इस तरीके से था छोटा सा, अगर तो कोई भी चीज इसके अंदर फिट नहीं हो रही, फिट होने का मतलब अगर कोई सॉलिड है, मैं कहती हूँ इतना बड़ा सॉलिड है, ये इसके अंदर कैसे फिट होगा, ये तो बहुत छोटी सी होती है, अगर ये इसके अंदर फिट नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ विड्थ ओपनिंग इज यूज, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ओवरफ्लो कैन मेथड भी वही होता है और डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड भी सेम बात कह रहे हैं वो, इसको आपने यूज करना है। अब ऐसा कैसे, अब देखें आपके पास अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो आप उसके अंदर तो नहीं ना डाल सकते, इसके अंदर डाल नहीं सकते, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज कर रहे होते हैं विद अ वाइड ओपनिंग। वाइड ओपनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वाइड ओपनिंग है उस कैन में, ये कुछ कैन बना हुआ है और उसके यहाँ पर ये एक ओपनिंग है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन है एक, ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन, और साथ में उसके एक साइड ओपनिंग है, वाइड ओपनिंग है। अब आपने स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेजरमेंट को, प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजेंटल टेबल। सबसे पहले जो मेन बात थी कि आपने इसको कहाँ रखना है, एक हॉरिजेंटल टेबल पे रख दिया आपने, ओके। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, pour water in it until it start overflowing through its opening। आपने इसके अंदर उस वक्त तक पानी डालते रहना है, उस वक्त तक आपने पानी डालते रहना है जब तक कि यहाँ से ओवरफ्लो होना स्टार्ट ना हो जाए। जब ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा आपने पानी डालना बंद कर देना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है जी, नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू अ सॉलिड बॉडी। आपने जो भी ये जो सॉलिड बॉडी थी आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे बनी हुई है, ये जो आपके पास सॉलिड बॉडी थी, आपने क्या करना है, दोबारा से इसको बना ही लेते हैं एक दफा। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कैन, ये मेरे पास उसकी ओपनिंग, मैंने वाटर भरा था यहाँ पर, और अब मैंने एक लिया सॉलिड ऑब्जेक्ट,
सॉलिड स्टोन लिया और उसको आपने क्या करना है, पीस ऑफ थ्रेड से बांध लेना है। ये मैंने बांध लिया, देखिए बंधा हुआ है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करना है अपने डिस्प्लेसमेंट कैन में, एंड लोअर इट्स जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन। और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी के अंदर डुबाना स्टार्ट कर देना है। अब आपको पता है जब आप पत्थर को पानी के अंदर डालोगे तो पानी थोड़ा सा इधर उधर होता है, पत्थर को जगह देता है ना, पत्थर को जगह देगा, वो थोड़ा पानी इधर उधर होगा, ठीक है, डिस्प्लेस होगा। इसी वजह से इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है कि वो डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से हिलेगा। अब वो हिलेगा तो कहां पे जाएगा आपको पता है। अब यहां तक तो पानी भरा हुआ था, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ था, ज्यादा पानी तो जो था वो तो निकल गया था यहां से, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ आया तो पानी दोबारा से इधर उधर होना स्टार्ट हुआ। अब जब ये पानी इधर उधर होना स्टार्ट होगा, ये पानी दोबारा से इधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द बॉडी डिस्प्लेस वाटर, अब ये वाटर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा। ये जो बॉडी हमने डाली है ये पानी को इधर उधर करना स्टार्ट करेगा, विच ओवरफ्लो थ्रू द साइड ओपनिंग, जो कि साइड की ओपनिंग से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो निकलना स्टार्ट होगा पानी, असल में हम उसे एक बीकर के अंदर भर लेते हैं, या हम मेयरिंग सिलेंडर भी लगा लेते हैं यहाँ पर, उसके अंदर भर लेंगे हम इसको। द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर। अब ये बीकर के अंदर हमने भर लिया सारा का सारा पानी, जो जब हमने स्टोन को अंदर डाला, जो पानी डिस्प्लेस हो रहा था, बाहर निकल रहा था, उसको मैंने इसके अंदर भर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय यूजिंग मेयरिंग सिलेंडर। अब ये जो पानी मेरे पास आया ना, जो इधर से जाया होके आया था मेरे पास पत्थर जब अंदर डालने के बाद, इसको मैंने डाल देना है मेयरिंग सिलेंडर के अंदर। ऐसे करके मेयरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे, और मेयरिंग सिलेंडर के अंदर जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक वैल्यू आती है, तो वो असल में क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, ठीक है। जो बॉडी हम डाल रहे थे, असल में जितनी वो बॉडी होगी उतना ही पानी बाहर की तरफ फेंक देती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड असल में क्या चीज करने के लिए यूज होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी की मेजरमेंट के लिए यूज होता है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड।